तो चलिए आज हम लोग मोशन के कंसेप्ट को जानते हैं कि मोशन क्या है। मोशन और रेस्ट को समझेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक है मोशन। मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसकी पोजीशन को हमें दर्शाना होता है तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। आइदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। यदि एक्सिस के एलॉन्ग उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो उसको वन डायमेंशन कहते हैं। अगर वो किसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है या जेड एक्स प्लेन में है तो उसका जो पोजीशन कहलाएगा टू डायमेंशनल है, या उसकी वेलोसिटी अगर देखेंगे तो टू डायमेंशनल कहलाएगी। यदि कोई उड़ता हुआ पक्षी हो तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों इन्वॉल्व होगा तो 3D मोशन कहलाएगा। लेकिन बात मोशन को कैसे डिफाइंड करें, तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन में चेंज जो हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। लेकिन यदि कोई एक एग्जाम्पल हम देखें, कहते हैं कि ट्रेन है, ट्रेन के अंदर अचानक से जो है कोई आतंकवादी घुस जाता है और कहता है कि सभी लोग अपना हाथ ऊपर करिए, और वो तेज़ी से ट्रेन के अंदर मूव करने लगा और कहा कि सबको हाथ ऊपर कर कर आप खड़े हो जाइए। तो जब ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं लोग हाथ ऊपर कर कर, तो सारे लोग स्टेशनरी दिख रहे हैं, बस जो है वो जो आतंकवादी है वो गति में दिखेगा, मूव करते हुए दिख रहा है। लेकिन वहीं जब वो बाहर खिड़की से झांकते हैं तो पटरी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ट्रेन सब गति में है, वो सारे लोग उसके पटरी के रिस्पेक्ट में जो है मोशन में दिखेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम कहते हैं कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना होगा, तब हम मोशन को समझ सकते हैं आसानी से। यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति जो है बैठकर दौड़ते हुए व्यक्ति को देखेगा तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में वो गति में उसको देख पा रहे हैं, और यदि ऑब्जर्वर जो है वह भी उस व्यक्ति के गति के बराबर गति में उसी के डायरेक्शन में दौड़े और फिर उसको देखे तो रेस्ट में दिखेगा। तो यह आवश्यक हो जाता है जब मोशन को समझना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करना पड़ता है, और सुविधा के अनुसार हम लोग जो पृथ्वी को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर, रेस्ट मानकर हम लोग जो है मोशन को देखते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज को देखते हैं। यदि हम कहें कि ये ब्लैक बोर्ड जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन में है, अब टाइम के बाद कल इसको देखते हैं कि अगर इसका पोजीशन यही बना हुआ है, परसों देख रहे हैं यही पोजीशन बना हुआ है, तो ये देन ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा कि ब्लैक बोर्ड जो है रेस्ट में है। वहीं अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देखें और टाइम के साथ जो है इनके पोजीशन में चेंज मिलता है, देन वो क्या कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में था। अब देखिए मोशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशंस। दो तरीके के मोशंस जो हैं हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन एंड अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को कहेंगे जिसमें वेलोसिटी जो है या स्पीड कहें वो बदले ना, एक समान गति से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को कहा जाएगा जिसमें जो है वेलोसिटी या स्पीड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो है कांस्टेंट ना हो, स्पीड कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यदि कहा जाए कि एक्सीलरेशन एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सीलरेशन 0 के इक्वल हो, दैट मीन्स एक्सीलरेशन 0 है, तो एक्सीलरेशन 0 होने का तात्पर्य क्या होगा? बाय द डिफिनीशन ऑफ एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, देन चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u, एंड दिस चेंज इज अकर एंड टाइम इंटरवल t मान लेते हैं, t समय में। व्हेन एक्सीलरेशन इज 0 देन v माइनस u डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 0, और 80 जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा तो v माइनस u इज इक्वल टू 0 इंटू टी, और दिस गिव्स v बराबर u। यानी जब एक्सीलरेशन 0 होगा उस समय फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ थ्रू आउट जर्निंग जो है वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो यह यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा जहां पे एक्सीलरेशन 0। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे, यानी एक्सीलरेशन का मान जो है बदले ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, तो भी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई चोर है और पुलिस, दोनों के बीच में यदि हम कहते हैं कि 10 मीटर का गैप बरकरार है, ए एक्सीलरेशन से ए भी आगे बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन से ए भी आगे बढ़ रहा है, और उस दौरान जो है जब तक दोनों के बीच में ए डिस्टेंस इक्वली बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन बना हुआ है। यदि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता तो निश्चित रूप से या तो ये इसके करीब हो जाता या और दूर हो जाता। यानी यदि एक्सीलरेशन 0 है तो भी यूनिफॉर्म मोशन प्राप्त हुआ, या एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो उस समय का भी मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और यदि एक्सीलरेशन का मान चेंज होता रहे उस दौरान जो है मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मोशन को 2 टाइप्स के रूप में देख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन को हम लोग काइनेमेटिक्स में देखते हैं। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन जो है क्लियर जो है, कुछ जो है मोशन को क्लियरिटी लाएगा, और काइनेमेटिक्स में मोशन के कॉज का अध्ययन नहीं किया जाता है। कॉज जो है हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, या कहें रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, अब देखिए जिस प्रकार का ट्रेजेक्ट्री होता है वैसे मोशन को नेमिंगक्लेचर किया जाता है। यदि मोशन का जो पाथ है स्ट्रेट है या लीनियर है, देन इट इज नोन एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यानी ट्रेजेक्ट्री जो है सर्कुलर है, दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन।
यदि पाथ पैराबोलिक है देन दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे ऑसिलेट्स कर रहा है तो मोशन ऑसिलेट कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। तो जिस प्रकार का ट्रेजेक्ट्री होता है उस प्रकार से जो है मोशन का नोमेनक्लेचर होता है। तो हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन की, तो जो मोशन होगा ये वन डायमेंशनल मोशन होगा, इसमें किसी एक एक्सिस में मोशन परफॉर्म होगा। लेट अस सपोज अगर हम कहें कि मोशन को हम लोग एक्स एक्सिस में चूज करते हैं, यानी एक्स एक्सिस में टाइम के साथ जो चेंज होगा हमें मिलेगा। तो दो तरीके के मोशन को हम लोग देखते हैं, एक एवरेज स्पीड बोले या एवरेज वेलोसिटी बोले या एवरेज एक्सीलरेशन बोले। सिमिलरली दूसरा जो पोर्शन होगा वह कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, जो इंटरवल ऑफ टाइम है मच 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 स्मॉलर कर दिया जाता है। जैसे देखिए, यदि हम कहते हैं कि दो पर्सन है, मान लेते हैं कि कोई पर्सन यहाँ पे ए है और दूसरा पर्सन यहाँ पे हम कहते हैं कि बी है। जो पर्सन बी है ए से गया है, बी मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी पे गया है, ओ पॉइंट से पर्सन बी जो है चलना शुरू किया और पी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ड्यूरिंग द जर्नी उसका क्या कंडीशन है वह बताना जो है मुश्किल है, क्योंकि ये इंटरवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे हमें देखने को मिलेगा। यदि मान लेते हैं टाइम जो है यहाँ पे t1 है, यहाँ का टाइम t2 है, देन डेल्टा t जो टाइम में चेंज होगा दिस इज इक्वल टू t2 माइनस t1। यदि a और b के बीच का पल पल की जानकारी यदि इकट्ठा करनी हो देन इस इंटरवल ऑफ टाइम को छोटा करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति को बैठा देते हैं जो कि इनकी गति को रीड कर रहा है, देन अब क्या होगा, अब इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर इन कहते हैं कि इसके बीच में किसी अनदर व्यक्ति को बैठा दें और वो बताए कि बी का गति कैसा है, तो इंटरवल और छोटा हो गया। यानी डेल्टा टी जो है किधर टेंड करा, डेल्टा टी का मतलब है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यदि हम कहें कि टी फाइनल और टी इनिशियल दोनों इक्वल हो जाए देन उस समय क्या होगा, पोजीशन में चेंज ही नहीं होगा, जहां पे है वहीं पे है, तो हमें वेलोसिटी या मोशन की कंसेप्ट ही नहीं लागू होगा वहां पे। यानी पोजीशन में चेंज भी होना है टाइम के रिस्पेक्ट में और इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल चेंज होना है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मान जो होगा वो टेंड करेगा, टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता है। टी फाइनल और टी इनिशियल यदि कह देते हैं तब तो मोशन में ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, पोजीशन में चेंज ही नहीं होगा। और डेल्टा टी टेंड कर गया जीरो, इसका मतलब स्लाइटली पोजीशन में चेंज है। अगर इस प्रकार से इसे समझा जाए कि यदि जीरो को डेल्टा टी जीरो और 0.0000000001 दोनों में अंतर है। जीरो जो है 0.0001 ये जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन जीरो के बेहद करीब है। तो इस प्रकार से जब इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो इंटरवल को छोटा कर देते हैं और उस समय जो हमें वेलोसिटी या स्पीड जो भी मिलेगा, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स डिवाइडेड बाई
del t and this is equal to dx by dt। इस प्रकार से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, जिस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। यदि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 change in velocity delta v divided by delta t and this is equal to dv by dt। या इन अदर वर्ड्स हम इस v को यहाँ पे रख दे dx by dt, then it is also written as d2x over dt स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियरिटी हमें दिख रहा है कि यदि पोजीशन दिया गया है और वह पोजीशन टाइम का फंक्शन है, देन उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगा। यदि एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है और पोजीशन दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, अनदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन प्राप्त होगा। तो जैसे एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको हम लोग समझ सकते हैं। लेट अस मान लेते हैं कि पोजीशन जो है x जो है t का फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू, यदि हम कहते हैं 3t टू द पावर q प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, देन फाइंड वेलोसिटी एट, मान लेते हैं एट t इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, इस पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन मिलेगा 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड कांस्टेंट का 0। अब एट t इज इक्वल टू 1 यानी जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 9 एंड 1 10 प्लस 4 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका वेलोसिटी। यही अब एक्सीलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 पे, तो इस वेलोसिटी जो हमने निकाला है इसका पुनः डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू d2x ओवर dt स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 18t प्लस 4। ये हमें एक्सीलरेशन प्राप्त हुआ। अब t गिवन है, किस पे निकालना है, एट जो है आपको एट t इज इक्वल टू 2 पे एक्सीलरेशन का मान निकालना है, तो 18 इंटू 2 प्लस 4 36 प्लस 4 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सीलरेशन निकलेगा। तो एक कंसेप्ट प्राप्त हुआ कि यदि एक्सीलरेशन वेलोसिटी गिवन है तो एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है, पोजीशन दिया है तो भी हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इसके रिवर्स यदि कहा जाए तो इंटीग्रेशन से हम लोग जो है आगे वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ग्राफिकल भी आसानी से निकाला जा सकता है। यदि हम कहते हैं कि xt ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, इस पे हम पोजीशन लेते हैं, इस पे टाइम लेते हैं, तो जो भी xt ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा यानी tan थीटा का मान, अगर इसको हम थीटा मानें सपोज करें, तो देन tan थीटा इज इक्वल टू जो भी होगा, अगर हम कहते हैं y2 माइनस y1 यानी t2 माइनस t1, जो भी वैल्यू इसमें हमने कंसीडर कर रखेंगे इसमें, तो जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। xt ग्राफ का स्लोप जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा का मान किसको रिप्रेजेंट करेगा, dx बाई dt को रिप्रेजेंट करेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा उसका स्लोप जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम कहें तो जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ से क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी अगर ग्राफ खींचा जाए किसके बीच में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाता है तो जो एरिया होगा वो एरिया जो है किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। केवल एरिया निकाल देने से जो है डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। सिमिलरली यदि कहा जाए कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन a बराबर होता है v डिवाइडेड बाई t, यानी एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ कंसेप्ट हैं जो कि आसानी से जो है हम लोग एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन की ओर आते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जब हम बात किए थे तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, इसको हमने एक्स एक्सिस माना है। तो अगर हम कहें कि जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में है तो dx बाई dt वेलोसिटी जो होगा, और एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जो है कैसा है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो जो a एक्सीलरेशन जो है दिस इज इक्वल टू जो होगा dv बाई dt। दिस एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। देन dv इज इक्वल टू a इंटू dt। और इनिशियली मान लेते हैं कि व्हेन जब स्टार्ट हुआ मोशन t इज इक्वल टू 0 समय था, उस समय जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो उस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी u कह रहे हैं। और जैसे मान लेते हैं कि t समय में हम वेलोसिटी को देखना चाह रहे हैं तो u से बढ़कर वेलोसिटी कितना हो चुका है, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम कह रहे हैं v वेलोसिटी है। अब इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट जो मिलेगा दिस इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v एंड लोअर लिमिट u एंड अपर लिमिट v, एंड a जो है a टाइम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। dt का इंटीग्रेशन जो होगा t के इक्वल होगा फ्रॉम 0 से t। dt का इंटीग्रेशन t कैसे होगा, हम लोग लिख सकते हैं dt इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t टू द पावर 0 इंटू dt, एंड दिस इज आल्सो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दैट इज इसका मतलब हुआ t टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू t। यानी dt का इंटीग्रेशन जो है t मिला और अपर लिमिट जो है t एंड लोअर लिमिट 0। अब इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो देन हम लोग पाएंगे at माइनस 0, और यहाँ से इस वैल्यू को रखें लिमिट को तो दिस इज इक्वल टू v माइनस u, दिस इज इक्वल टू at, और इसको इधर लाएं तो v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक का पहला इक्वेशन हमें मिला v बराबर u प्लस at। तो बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड जो है हम लोग जो है काइनेमेटिक्स के फर्स्ट इक्वेशन को निकालिए। इसे चाहे तो हम लोग ग्राफिकल भी निकाल सकते हैं। फर्दर अगर हमें काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन निकालना हो तो हम लोग जो जानते हैं कि जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू dx बाई dt। x में यदि हम पोजीशन को देख रहे हैं तो इस v के जगह पे हम dx बाई dt रख दें तो dx बाई dt इज इक्वल टू u प्लस at। और
यहाँ से हमें पता चला कि dx मल्टीप्लाइंग बोथ साइड dt वी गेट, हम लोग पाएंगे कि dx इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। दोनों तरफ dt से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा dx बराबर u प्लस at इंटू dt। अब इसे इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें। कहाँ से? जब t इजिकल टू 0 सेकेंड था उस समय पोजीशन में चेंज कितना है? 0 है। और फाइनली यदि हम कहते हैं कि ये t हो गया उस समय जो पोजीशन है x के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट को जो है पुट करते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन जो है x मिलेगा, x फ्रॉम 0 से डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट अस सपोज मान लेते हैं x t समय में, और जब इंटीग्रेशन करें u प्लस dt को तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। u को बाहर निकाल लेंगे फ्रॉम dt 0 से t, एंड a कांस्टेंट है, a बाहर निकल गया, t से dt फ्रॉम 0 से t। अब देखिए dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? t के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं u इंटू टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस a, और t dt का इंटीग्रेशन जो होगा फार्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे पावर 1 है तो t के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, फ्रॉम लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू t। सब्स्टिट्यूटिंग t लिमिट को रखा जाए तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, बाहर निकाल लेते हैं 2 को, अपर लिमिट को रखते हैं तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ से मिला x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। एक काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन कहलाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग प्राप्त किए थे कि v बराबर u प्लस at, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो v का स्क्वायर बराबर u प्लस at का होल स्क्वायर। यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो रिजल्ट देखिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। a प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने इसको सॉल्व किया। अब इसमें से जो है कॉमन निकाल लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 2a को कॉमन निकाल लेते हैं। 2a को जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ से 2a कॉमन निकला तो ut प्लस, अब यहाँ पे तो 2 है नहीं तो इसका मतलब 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इन डिवाइडेड बाई 2, कट के 1 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अब 2a इसमें से बाहर निकाल लिए तो बचा कितना? हाफ at स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ से हम देखें कि x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है? डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ से पता चला क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a x के इक्वल है। तो ये हमारा काइनेमेटिक्स का 3 इक्वेशन है, और यह 3 इक्वेशन से जो है मोशन को जो है आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कुछ कंसेप्ट और हम लोग देखें। यदि कहें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन को परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वर्टिकल अपवर्ड जो है
v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पत्थर को फेंके नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, और g हमेशा जो एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। g क्या है? एक्सीलरेशन है, जिसके द्वारा अर्थ अपने तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है। तो जो इक्वेशन हमने निकाला है काइनेमेटिक्स का, v बराबर u प्लस at कह रहे हैं। अब ये इक्वेशन बदल जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, पत्थर ऊपर की ओर जा रहा है, g नीचे एक्ट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन विपरीत हो गया। इस कंडीशन में एक्सीलरेशन जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ हम लोग माइनस g लिखेंगे, यानी अब ये इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। सिमिलरली s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक जगह माइनस जी हो जाएगा, तो s बराबर यू टी प्लस एक जगह माइनस जी रखेंगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax है। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gx के इक्वल हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा उस समय जो है हमें फार्मूले इक्वेशंस जो हैं काम करेंगे। यदि केस ऐसा हो कि पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए, यानी वेलोसिटी जो है अब नीचे की तरफ है और g भी नीचे एक्ट कर रहा है, इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन के जगह पे अब प्लस g लिखा जाएगा। देन सारे इक्वेशन जो है अब v बराबर मिल जाएगा क्या? u प्लस जी टी, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx के इक्वल होगा। यदि मोशन को हम y में लिखते हैं तो y के इक्वल होगा, डिस्टेंस को y में कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम लोग वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम लोग समझ लिए। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम से बेहतर समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग की तरह भी कार्य करेगा। तो अच्छा, एक और चीज़ इसमें ध्यान दें कि इस काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में दो चीज़ देखने को मिला, एक u एंड v। यदि u के कंसेप्ट, u और v के कंसेप्ट को समझ लें तो इन फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी होगा। u का मान कब जीरो होगा या v का मान कब जीरो होगा, इसको समझें। यदि कहीं पे मोशन इनिशियल वेलोसिटी की बात कर दे कि इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, कुछ वैल्यू दे देता है 20 मीटर पर सेकेंड, तो उस समय जो है आंख मूंद के जो है हम लोग u को 20 मीटर पर सेकेंड लेंगे। और यदि कहता है कि कोई ट्रेन आ रही है और आप स्टेशन पे बैठकर रीड कर रहे हैं ट्रेन को, ट्रेन आई, गति में आई, इनिशियली जब आप ट्रेन को देख रहे हैं तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगा। जब गिवन है इनिशियल वेलोसिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है उस समय जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के साथ इन करता है, इसका मतलब है उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। लेकिन ऐसा यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और फिर वो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी का मान नहीं दिया गया है, तो निश्चित रूप से उस समय इनिशियल वेलोसिटी का मान कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो दो बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि यदि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है तो देखना है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन शुरू कर रहा है कि मोशन से इन कर रहा है। तो अगर रेस्ट से मोशन शुरू करेगा तो आंख मूंद के उस जगह पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u का मान जीरो कंसीडर कर लेंगे।
सिमिलरली यदि फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए तो यदि फाइनल वेलोसिटी गिवन है कि इतने वेलोसिटी से बॉल आकर टकराता है सरफेस पे, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। यदि हम कहते हैं पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं तो बढ़ते 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 ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा पत्थर, वो कुछ हाइट तक जाएगा और वहाँ पे जाकर वो कुछ सेकेंड के लिए रुक गया और फिर रुक कर वहाँ से स्टार्ट किया, यानी फाइनल वेलोसिटी उसका 0 के इक्वल हो जाए। यानी मोशन करते करते ऑब्जेक्ट जाकर यदि रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v=0। यदि v गिवन है, गिवन रहता कि फाइनली इतना वेलोसिटी है तो उसी वेलोसिटी को चूज कर लेते। यदि गिवन नहीं है तब हमें देखना है कि फाइनली रेस्ट में जा रहा है कि उसके आगे भी गति है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है u और v के कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं जो कि रीजनिंग के रूप में भी समझा जा सकता है। तो एक मंकी है, बंदर है, वो एक सीढ़ी को चढ़ता है। हर स्टेप का साइज जो है, हर स्टेप का साइज 1 मीटर है। जितने भी स्टेप हैं 1 मीटर के स्टेप हैं और हर स्टेप को चढ़ने में उस बंदर के द्वारा जो समय लगता है वह 1 सेकेंड का समय लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि 13 स्टेप चढ़ने में 13 मीटर डिस्टेंस कहें या 13 मीटर डिस्टेंस बंदर को ट्रेवल करने में, 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना सेकेंड लगेगा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। जो है मंकी को 13 मीटर हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। तो बड़ी सर, और उसमें केस क्या है, कंडीशन है। कंडीशन ये है कि बंदर जो है 5 स्टेप, जैसे यहाँ 0 से शुरू किया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और एक 5 स्टेप है। 5 स्टेप वो ऊपर जाता है तो 3 स्टेप नीचे चला आता है। यानी स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टेप गया, सेकेंड, थर्ड, 3, फोर्थ एंड 5th और फिर वापस आ गया कहाँ पे, 3 स्टेप नीचे आएगा, मतलब वो 2 पे आ जाता है। यानी मंकी ने 8 स्टेप मतलब 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है या 8 सेकेंड समय लगाता है तो कितने हाइट पे रहेगा, 2 मीटर हाइट पे रहेगा। तो बताइए कि कितने समय में जो है वो मंकी जो है 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए कि 2 मीटर से 4 मीटर होने में जो है मंकी को कितना टाइम लगेगा, तो पहले 8 मीटर जाने में 8 सेकेंड लगा, फिर अगले जाने में इसको 8 सेकेंड लगेगा, यानी 16 सेकेंड में जो है मंकी जो है 5 स्टेप फिर ऊपर गया, फिर 3 स्टेप नीचे आया, तो उस समय वो चौथे स्टेप पे होगा। फिर चौथे से 6वें स्टेप में उसको जाने में जो समय लगेगा, अब फिर इसमें 8 ऐड हो जाएगा, यानी 24 सेकेंड में जो है वो कहाँ पे रहेगा, 16 में, 6 मीटर डिस्टेंस में रहेगा। अब 8 मीटर डिस्टेंस पे जब मंकी पहुंचता है, 2 मीटर और ऐड कर देते हैं तो मंकी जो है 32 सेकेंड में जो है वो 8 मीटर हाइट पे है। अब इसके बाद जो है मंकी जो है 5 स्टेप यदि ऊपर जाता है तो 9वें स्टेप में यहाँ है, 10वें स्टेप, 11वें स्टेप, 12वें स्टेप और 13वें स्टेप, यानी 1 2 3 4 5, 5वें स्टेप में वो पहुंच जाएगा मंकी कहाँ पे, जो है टॉप 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा मंकी, तो पुनः उसको 3 मीटर नीचे आने की संभावना ही नहीं रहेगा क्योंकि वो तो पहुंच गया टॉप पे। यानी अब इस 32 में एक सेकेंड जो एक स्टेप में लगाया है मंकी, तो 5 स्टेप बढ़ा है, इसका मतलब 32 + 5 कर दिया जाए, यानी 37 सेकेंड में जो मंकी जो है 13 मीटर हाइट अचीव कर लेगा। वही यदि पूछा जाता कि
14 मीटर कितने सेकेंड में पहुंचेगा, तब तो 30 पे 5वां स्टेप चला गया, 5 स्टेप जैसे ही जाएगा वो 3 स्टेप नीचे आ जाएगा, यानी 10 मीटर पहुंच जाएगा। और 10 मीटर मतलब 40 सेकेंड तो यहीं लग जाएगा। और फिर उसके बाद जो है अगला 5 स्टेप में वो 14 पे पहुंचेगा। तो जितने स्टेप में पहुंचे 10 के बाद 14 के लिए 4 स्टेप में, तो 4 सेकेंड और यानी 44 सेकेंड लग जाएगा। तो ये जो है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था और आई होप कि इसके कंसेप्ट को आप समझ लिए हैं। यदि इसी प्रकार से एक क्वेश्चन करते हैं कि कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं, हम कहते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो अगर कहें कि 90 मीटर है या 100 मीटर है या h हाइट का बिल्डिंग है, और यहाँ से किसी बॉल को जो है मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से इस बॉल को मान लेते हैं कि बिल्डिंग का हाइट h है। h हाइट से किसी बॉल को नीचे गिरा दिया गया और उसकी वेलोसिटी जो है जब आकर ग्राउंड से टकराता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी v है। और जब बॉल को जब ऊपर से गिराया जाता है तो सतह पे आकर टकराने के बॉल रुकेगा नहीं, पुनः रिबाउंस होगा और बॉल फिर पुनः ऊपर की तरफ जाएगा। और कंडीशन ये कहते हैं कि जितने बार वो टकराया उसकी वेलोसिटी 10% रिड्यूस हो जाती है। हर बार 10% उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रहा है, कितना 10%। तो बताइए कि 12 सेकेंड 10 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी कितना रह गया, क्योंकि धीरे 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 उसकी वेलोसिटी जो है कम होती जाएगी। या कहें कि फाइनली जो है कितने समय बाद जो है बॉल रुकेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहीं काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी का कोई मान नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे हम जो है केयरफुल हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो दिया नहीं गया है। तो अब देखेंगे कंडीशन क्या, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अब रेस्ट से शुरू हुआ है कि मोशन से शुरू हुआ है, यानी टॉप से बॉल को हम लोग छोड़ रहे हैं। इसका मतलब इनिशियली वो रेस्ट में था, इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u = 0 हो जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी दिया गया है कि फाइनली ये आकर टकरा रहा है v वेलोसिटी से। तो यदि हम कहें कि यहाँ इस बिल्डिंग से यहाँ आने में उसको कितना समय लगा, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन का यूज कर हम वो समय निकाल सकते हैं। अगर s बराबर देखें तो s बराबर ut, बॉल देखिए बॉल की वेलोसिटी भी नीचे है और g भी नीचे एक्ट करता है, उस समय में एक्सेलरेशन के जगह हम क्या लिखते हैं, g लिखेंगे। तो s बराबर ut + ½ gt²। देन अब देखिए s का मान हम लोग कितना लिए, h, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है तो 0 × t + ½ g, जो भी g होगा 10 लेना होगा तो 10 ले लेंगे और t मुझे निकालना है तो t²। तो यहाँ से पता चला कि जो टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, 2h / g √t जो है। तो इस प्रकार से पता चल गया कि टॉप से नीचे आने में कितना समय लगा। अगर हम कहते हैं कि अब यहाँ v वेलोसिटी से आया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि जब रिबाउंस होगा ऊपर, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, उस समय उसकी वेलोसिटी जो है 10% रिड्यूस हो जाएगी। तो v वेलोसिटी, v का 10% कितना हुआ, v 10 / 100 दिस इज इक्वल टू v / 10, यानी अब जो है वो जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v - v / 10 दैट इज इक्वल टू 9v / 10, यानी अब जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी हो गई 9v / 10। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड केस के लिए अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। अब ये इनिशियल वेलोसिटी कितना रखेगा, u = हो जाएगा 9v / 10।
और फाइनली जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर बढ़ता ही रह जाएगा, वो जाकर रुकेगा। तो रुकेगा इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, देन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई करेंगे और इस समय जो इक्वेशन होगा वह जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जबकि बॉल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अब इक्वेशन जो लिखा जाएगा s बराबर यदि कहें तो s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या यदि कहें v बराबर u माइनस जी टी। इस इक्वेशन से u गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u गिवन है, u कितना है 9v डिवाइडेड बाई 10 माइनस जी टी, और यहाँ से टाइम पता चल जाएगा कि कितने समय तक जो है वो हवा में टॉप तक जाने में कितना समय लगा। फिर वो टॉप से नीचे की तरफ आएगा तो फिर टॉप चूंकि रुक गया, इस समय अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी, और फाइनली जब यहाँ टकराएगा तो इस जो 9v वेलोसिटी 9v डिवाइडेड बाई 10 इसका 10% वेलोसिटी से फिर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से जो है आप जो है काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को अप्लाई करना सीख गए हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक कंसेप्ट था। आई होप कि आप इसको समझ पाए हैं। थैंक यू।